कार्यक्रम रद्द किया बीजेपी ने या सरकार ने? गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के सासाराम कार्यक्रम को रद्द करने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। शाह का कार्यक्रम रद्द हुआ क्यों? क्या है अंदर की बात? देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार के सासाराम कार्यक्रम को रद्द करने के मुद्दे पर राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा ने दावा किया है कि स्थानिक प्रशासन ने शाह के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी क्योंकि प्रशासन ने सासाराम में हिंसा के बाद अनुच्छेद 144 लागू किया था। दूसरी ओर सरकार का दावा है कि सासाराम में हिंसा हुई है लेकिन बहुत गंभीर नहीं है, इसलिए प्रशासन ने अनुच्छेद 144 लागू नहीं किया है। बीजेपी डर गई और शाह का कार्यक्रम रद्द कर दिया, लेकिन अब सरकार पर आरोप लगा रही है। अमित शाह शनिवार शाम पटना आए और रविवार को ही नवादा के कार्यक्रम में शामिल हुए। अमित शाह सम्राट अशोक की जयंती के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम के लिए सासाराम जा रहे थे। सासाराम में हिंसा के चलते उनका कार्यक्रम रद्द होने के बाद उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से लंबी चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर फिर विवाद सामने आया। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की फिर से जांच और संशोधन के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। क्यों उपचुनाव के लिए पुनरीक्षण का विवाद? देखते हैं रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की फिर से जांच और संशोधन के आदेश के बाद विवाद खड़ा हो गया है। नई अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल तक 18 साल पूरे करने वालों को वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 10 मई को फाइनल वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। अब नए सिरे से मतदाता सूची की विशेष समीक्षा के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव टालने की कोशिश कर रहे हैं। PDP नेता महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव टालकर केंद्र की हुकूमत रखना चाहती है क्योंकि बीजेपी हार से डरती है। उनकी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी ने कहा कि 2018 से चुनाव टालने की कोशिश की जा रही है। 16 मार्च को 13 विपक्षी ताकतों ने चुनाव आयोग से जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उन्हें नहीं माना, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अखंड भारत की बात का मजाक उड़ाया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर अखंड भारत का राग गाया है। भागवत का दावा है कि आजादी के 7 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। भागवत सोशल मीडिया पर हंसी का पात्र बन गए। क्यों? देखते रिपोर्ट में। RSS के संघ प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि आजादी को 7 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। पाकिस्तान के लोग मानते हैं कि भारत का विभाजन एक भूल थी। भागवत ने सिंधु युवा क्रांतिकारी हेमू कलानी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि अखंड भारत ही सत्य है, खंडित भारत एक दुस्वप्न है। भारत से अलग होने के 7 दशक बाद भी पाकिस्तान त्रस्त है, जबकि भारत खुश है। सोशल मीडिया पर लोग भागवत का जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। लोग लिख रहे हैं कि संघ और भाजपा भ्रम में ही जी रहे हैं। पाकिस्तान की जनता भले ही दुखी हो, सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा कि भारत का क्या किया जाए। किसी ने लिखा कि यहाँ भारत में सुख है और पाकिस्तान में दुख है, तो भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। योगी सरकार ने शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि शराब के दाम बढ़ा दिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बियर के अलावा देसी और अंग्रेजी दोनों तरह की शराब का दाम बढ़ा दिया है। कैसे दारू से योगी सरकार की बढ़ेगी आय? देखते हैं रिपोर्ट में। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा नई आबकारी नीति के तहत शराब की कीमत 5 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी गई है। बियर में 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जबकि देशी शराब में 20 रुपए से 50 रुपए प्रति बोतल की बढ़ोतरी की गई है। अंग्रेजी शराब के दाम 150 रुपए तक बढ़ा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में युवाओं को शराब से दूर रखने के लिए शराबबंदी का सुझाव दिया गया था, लेकिन योगी ने शराबबंदी के सुझाव को इस डर से खारिज कर दिया कि इससे राज्य में आने वाले निवेश और विदेशी पर्यटकों में कमी आएगी, बल्कि युवाओं को शराब से दूर रखने के लिए दाम बढ़ा दिए गए हैं। इससे राज्य की आय में भी वृद्धि होगी। योगी सरकार भाजपा कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए देशी विदेशी शराब बिक्री के लाइसेंस का नवीनीकरण भी करा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया है। उन्होंने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। सलीम दुरानी भारतीय टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनके निधन पर ट्वीट द्वारा शोक व्यक्त किया। क्या थी उनकी विशेष उपलब्धियां? देखते हैं रिपोर्ट में। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम दुरानी का निधन हो गया है। उन्होंने 88 साल की उम्र में अंतिम सांस ली।
सलीम दुरानी का जन्म 11 दिसंबर 1934 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुआ था। उनका पूरा नाम सलीम अजीज दुरानी था। जन्म के बाद यह भारत आ गए। उनके पिता अब्दुल अजीज अविभाजित भारत के लिए 2 अनऑफिशियल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। बंटवारे के बाद उनके पिता अब्दुल अजीज क्रिकेट कोच के तौर पर कराची चल गए, जबकि सलीम दुरानी अपनी मां के साथ जामनगर में रहने लगे। बाद में सलीम राजस्थान में शिफ्ट हो गए। वहां आक्रामक बैटिंग के अलावा ऑफ स्क्रीन बॉलिंग भी करते थे। वहां अपने समय में भारत के सबसे हैंडसम क्रिकेटर थे। उन्हें भारतीय क्रिकेट टीम का रोमांटिक हीरो कहा जाता था। उनके निधन पर क्रिकेट जगत शोक में डूब गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भारत दौरे पर आ रहे हैं। भूटान की राजा का यहाँ आधिकारिक दौरा 3 दिन का होगा। कैसे द्विपक्षीय वार्तालाप से भूटान और भारत के संबंध मजबूत होंगे, क्या होगा खास कार्यक्रम, देखते हैं खास रिपोर्ट में। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक सोमवार को 3 दिन भारत की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को विस्तार देने के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करेंगे। इसमें विशेष तौर पर आर्थिक एवं विकास सहयोग के बारे में चर्चा होगी। भूटानी पीएम की टिप्पणी महत्वपूर्ण साबित होगी, क्योंकि भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग की टिप्पणी को डोकलाम विवाद के समाधान में चीन की भी भूमिका है। साथ ही चीन की तरफ से भूटान में कोई घुसपैठ नहीं हुई है। दूसरी तरफ अवैध घुसपैठ पर किसी भी चर्चा में चीन का भी ऐसी ही बात कहना कई चिंताओं को जन्म देता है। इसकी वजह है कि डोकलाम विवाद के बाद चीन ने एक क्षेत्र में अभूतपूर्व सैन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में लगा हुआ है। साथ ही उनके भूटानी क्षेत्र में कई किलोमीटर अंदर डोकलाम पठार के नजदीक गांव और सड़कों का निर्माण भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। का नया चैट लॉक फीचर जल्द लॉन्च हो सकता है, जिससे कोई आपकी पर्सनल चैट नहीं पढ़ पाएगा। आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। भारतीय परिवारों में प्राइवेसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग अक्सर कॉल करने या किसी दूसरे बहाने से फोन मांग लेते हैं। मतलब मान लीजिए आप अपनी गर्लफ्रेंड से सीक्रेट चैट करते हैं और नहीं चाहते कि इस बारे में किसी को मालूम चले, तो व्हाट्सएप के लॉक चैट फीचर का इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिसे व्हाट्सएप की ओर से जल्द लॉन्च किया जा सकता है। फिलहाल व्हाट्सएप का नया फीचर अभी डेवलपिंग फेज में है। व्हाट्सएप के नए फीचर की मदद से यूजर अपने पर्सनल चैट को लॉक कर सकेंगे। इसके लिए फिंगरप्रिंट सेंसर और पिन कोड दोनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगर आपने किसी व्हाट्सएप चैट को लॉक किया है तो उसके फोटो और वीडियो ऑटोमेटिकली फोटो गैलरी में सेव नहीं होंगे। तो इस एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी में चैट की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखा जाएगा। इस तरह कोई भी फोटो गैलरी में जाकर अपनी पर्सनल जानकारी नहीं ले पाएगा। लॉक फीचर के लॉन्च डेट की जानकारी सामने नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।